जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप नीट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आप एमसीसी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको कोई सीट मिलती है और वो अगर आप सीट नहीं लेते हो या फिर सीट को छोड़ देते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो जाएगी, लेकिन 1 साल के लिए आपको जो वो नीट से भी क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। अब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले वो आज की वीडियो के अंदर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये सारे के सारे स्टेट्स के बच्चों के लिए रहने वाला, जो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, तो सारे बच्चों के लिए ये वीडियो होनी वाली है। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो स्पेशली यूपी के ऊपर पर्टिकुलर थी कि यूपी स्टेट के अंदर नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, तो वो स्पेशली यूपी वाले बच्चों के लिए थी, ठीक है। लेकिन ये जो आज वीडियो में अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ये सारी की सारी स्टेट्स वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। ईच एंड एवरीथिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से समझे। पहले काउंसलिंग के रूल्स अलग टाइप के होते थे, लेकिन अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए। हर राउंड का अपना अपना अलग अलग जो है वो रूल रहने वाला है। क्या रूल एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं आप अच्छे से समझोगे तभी आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, नीट से भी बैन हो जाओगे और कोई सीट भी जो वो आपको नहीं मिलेगी इन फ्यूचर के अंदर। फिर कोई भी काउंसलिंग आप जब नहीं कर पाओगे, ना बीएमएस की कर पाओगे, ना फिर कोई बीएससी नर्सिंग की कर पाओगे, ना अपने स्टेट की काउंसलिंग कर पाओगे, क्योंकि ये जो ऑल इंडिया के रूल्स हैं ये सारे स्टेट्स के लिए वैलिड होते हैं और ऑल इंडिया के लेवल के ऊपर भी ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। अब ईच एंड एवरी रूल को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं टर्म वाइज, 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास, देखो बच्चों, एमसीसी काउंसलिंग जो होती है वो हमारे 4 हिस्सों में होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और चौथा हमारे पास होता है वाला है स्टे वैकेंसी राउंड। तो फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हो या फिर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको अगर सीट मिल जाती है या फिर सीट नहीं मिलती तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप आगे कंटिन्यू करते हो, वो आपकी इच्छा। अगर आप आगे कंटिन्यू नहीं करते हो तो इस केस में आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो कट के बाकी जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होगी वो आपको क्या मिल जाएगी, वापस मिल जाएगी। यानी कि फर्स्ट राउंड में कोई भी बच्चा जो फ्री एग्जिट कर सकता है, चाहे आपको सीट मिली है चाहे फिर आपको सीट नहीं मिली है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट राउंड में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, चाहे आपको सीट मिली है चाहे आपको सीट नहीं मिली है। लेकिन सेकंड राउंड के अंदर क्या होने वाला है, जिन बच्चों को सीट मिल जाती है, खास करके ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को सीट मिल जाती है वो अपनी सीट को जो वो छोड़ नहीं सकते। अगर आप अपनी सीट को छोड़ोगे सेकंड राउंड के अंदर, अगर आपको सीट मिल जाती है, सीट मिलने के बाद अगर आप अपनी सीट को छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो क्या कर जाएगी, चली जाएगी, वो आपको फिर जो है वापस नहीं मिलेगी। लेकिन जो बच्चों को सीट नहीं मिली है उनका तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जिनको मिल जाती है, मिलने के बाद अगर आप सीट छोड़ दोगे सेकंड राउंड के अंदर तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो चली जाएगी, चाहे वो आपकी 5000 लगी थी चाहे वो आपकी 10,000 लगी थी, सिक्योरिटी अमाउंट तो आपकी वो चली जाएगी। तो सेकंड राउंड के अंदर आप जो बच्चे कर क्या सकते हो, सेकंड राउंड में सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हो कि आप सिर्फ अपने कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। कि मान लो आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं है तो आप उसको छोड़ के आप कोई उनको विलिंगनेस के लिए बताकर आप थर्ड राउंड के लिए उनको बोल दो कि भाई मुझे कॉलेज के लिए क्या करना है, अपग्रेडेशन जो वो डालनी है। सिर्फ आप सेकंड राउंड में कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो, कॉलेज को छोड़ नहीं सकते। इन केस अगर आप कॉलेज छोड़ देते हो तो थर्ड राउंड में आप जा तो सकते हो, लेकिन उसके लिए दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा से नई सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो देनी पड़ेगी। यानी कि सेकंड टाइम आपको जो पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। सेकंड राउंड के अंदर अगर आप सीट को छोड़ देते हो, थर्ड राउंड में आप दोबारा जा सकते हो, लेकिन दोबारा सारा का सारा प्रोसीजर जो आपको A to Z सारा का सारा प्रोसीजर है वो दोबारा से करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन दोबारा से करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी अमाउंट जो आपको दोबारा से देनी पड़ेगी। तो ये था 2 राउंड्स का रूल। अब चलते हैं थर्ड राउंड के अंदर। अब थर्ड राउंड का तो और भी स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट होते चले जाएंगे। अब थर्ड राउंड के अंदर क्या है, थर्ड राउंड के अंदर भी सेम रूल है। अगर आप थर्ड राउंड के अंदर जो आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, वो अगर आप नहीं लेते हो, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट तो जाएगी ले जाएगी, लेकिन आगे आप फर्दर किसी भी राउंड के अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। आप काउंसलिंग से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। आप आगे किसी भी तरह की कोई काउंसलिंग जो कर ही नहीं सकते अगर आप थर्ड राउंड के अंदर जो सीट लेने से मना कर देते हो या फिर सीट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, सीट को छोड़ देते हो। आई बात समझ में। सेकंड राउंड में तो चलो हमारे पास ऑप्शन था कि हमने चलो सीट छोड़ दी तो हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा के दोबारा से थर्ड राउंड के अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नए तरीके से नए A to Z प्रोसीजर जो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन थर्ड राउंड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्ड राउंड के अंदर जो भी आपको सीट मिली है, चाहे वो MBBS की है, BDS की है, चाहे वो BSc नर्सिंग की है, चाहे वो किसी भी कॉलेज की है, चाहे वो आपको पसंद है चाहे वो आपको पसंद नहीं है, वो थर्ड राउंड वाली सीट जो है वो आपको हर हालत में लेनी ही पड़ेगी। नहीं लेते हो तो आप सारे के सारी काउंसलिंग से ही जो है वो बाहर हो जाओगे, आगे आप किसी भी तरह की काउंसलिंग जो है वो कर ही नहीं पाओगे। अब स्टे वैकेंसी राउंड की बात कर लेते हैं। अब स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर वही बच्चा जाएगा जिसको थर्ड राउंड के अंदर जो वो सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि थर्ड राउंड वाले को जैसे कि मैंने बताया जो भी आपको सीट मिलेगी वो आपको हर हालत में लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ना आप अपग्रेड कर सकते हो ना आप सीट को छोड़ कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। सीट छोड़ दोगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है,
अपग्रेड का ऑप्शन आपको जो है वो यहाँ पे मिलेगा नहीं। और स्टे वैकेंसी राउंड में वही बच्चा जाएगा जिसको थर्ड राउंड के अंदर जो सीट नहीं मिली है। तो आई बात समझ में। अब थर्ड राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते हैं कि मैंने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं की थी, मुझे तो ये कॉलेज नहीं चाहिए था, थर्ड राउंड में तो मैं तो फंस गया हूं। तो जो मर्जी हो, फिर आप कुछ भी बहाना लगा लो, कुछ भी एक्सक्यूज लगा लो, वो कॉलेज आपको जो वो हर हालत में लेना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं लेते हो तो या तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओ, या फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, आगे के लिए प्रोसीजर करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड का आपके पास है नहीं, काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद ना ही आप किसी कॉलेज को क्या कर सकते हो, अपग्रेड के लिए जा सकते हो। थर्ड राउंड के बाद आपके पास कोई भी अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन नहीं आता है। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई स्टेट की काउंसलिंग कर लोगे फिर आप जो कोई भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद जो स्टेट का डाटा है और ऑल इंडिया का डाटा है, एमसीसी का डाटा, वो आपस में एक्सचेंज होता है, शेयर होता है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, थर्ड राउंड के बाद मैं क्या करूंगा, अपनी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूंगा या फिर किसी और काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। फिर आप किसी भी काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं लास्ट राउंड की, स्टे वैकेंसी राउंड की। अब स्टे वैकेंसी राउंड में वही बच्चे जा सकते हैं जिन बच्चों को सीट नहीं मिली। अब स्टे वैकेंसी राउंड सबसे खतरनाक राउंड है। अब स्टे वैकेंसी राउंड में कैसे खतरनाक राउंड है, लिमिटेड सीट्स होंगी और लिमिटेड ही कॉलेजेस होंगे। अब उस कॉलेज में अगर तो आपका नाम आ गया, ठीक है, तो कुछ बच्चे सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन कुछ बच्चे उस टाइम में सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो बात मुद्दे की करते हैं यहाँ पे हम क्या है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में भी क्या है, अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, ध्यान से सुनना, स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। वो 100% जो है वो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आपकी स्टेट में है, चाहे आपसे 2 गुना दूर से स्टेट में दूर जाके है, चाहे आपसे वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, चाहे आपसे वो 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप उस कॉलेज को छोड़ते हो जो आपको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर मिला है, चाहे वो एमबीबीएस का, चाहे वो बीडीएस का, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का, तो आप 1 साल से नीट से बैन हो जाओगे। और साथ ही साथ सिक्योरिटी अमाउंट तो आपकी जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी अमाउंट तो सबसे पहले ये काटेंगे। अगर आपकी सिक्योरिटी अमाउंट कटेगी तो उसके साथ साथ जो मेजर इन्होंने एक और साथ में रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड किया है कि 1 साल तक अब आपको जो है वो नीट का एग्जाम जो वो नहीं देने दिया जाएगा। ये आपका एमसीसी बुलेटिन के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सिक्योरिटी अमाउंट जिसमें इन्होंने लिखा साफ साफ कि सिक्योरिटी अमाउंट तो आपकी जाएगी, लेकिन आने वाला जो अपकमिंग 2025 के अंदर आपका नीट का एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको जो बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर नीट का एग्जाम ही नहीं दे बैठ पाओगे तो काउंसलिंग कैसे कर पाओगे। तो मतलब आने वाले टाइम के अंदर यानी कि अगले साल भी आप जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम नहीं दोगे तो स्कोर कार्ड नहीं आएगा, मार्क्स नहीं आएंगे तो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करोगे। फिर ना ही स्टेट की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना ही ऑल इंडिया की। मेनली मुद्दा क्या है कि नीट का एग्जाम ही जो है वो नहीं दे पाओगे। तो इसलिए जितने भी बच्चे ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे मेन चीज है आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग अगर आपको ध्यान से करोगे तो आप इन सब रूल्स एंड रेगुलेशन से जो क्या कर पाओगे, बच पाओगे और साथ ही साथ किसी ना किसी कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन अच्छे से ले पाओगे। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी मेजर चीज वो तो मैंने आपको उसमें बताया कि चॉइस फिलिंग आपको किन कॉलेज को ऊपर डालना है, किन कॉलेज को नीचे डालना है। अब कॉलेजेस कौन से रैंक पे कौन कौन सा कॉलेजेस मिलेगा कैटेगरी वाइज, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी उस वीडियो के लिंक के पे। तो उस लिंक को जाके वीडियो को चेक करो और देखो कि आपको वो पीडीएफ के अंदर जो मैंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का डाटा शेयर किया था, जिसमें ये बताया गया था एमबीबीएस के कौन कौन से कॉलेज कौन कौन से रैंक पे मिलेंगे, बीडीएस के कॉलेज कौन कौन से रैंक पे मिलेंगे कैटेगरी वाइज, और राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, और बीएससी के कॉलेज कौन कौन से रैंक वालों को मिलेंगे राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, जहां से आप एक एक्सपेक्टेड जो अंदाजा अपना लगा सकते हो। तो दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई विश आपको ये वीडियो अच्छे से समझ लगी होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से समझ लगे होंगे। इनकेस फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन वो दोनों वीडियो को देखना मत भूलना।